हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा। इस चैप्टर में जस्ट 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एंड दैट्स इट, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी का चलिए फटाफट से एक बारी मीनिंग समझते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या जानते हैं जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जहां पर जो रूलर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? हम लोग इलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। हम वोट देने के लिए जाते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो खड़े होते हैं, ठीक है, जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, हम उनको वोट देकर चुनते हैं एंड देन फिर वो हमारे आधार पे आगे गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब जैसे म्यांमार का एग्जाम्पल है, वहां पर आर्मी का रूल है, ठीक है, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। डिक्टेटर्स, जैसे कि यहाँ पर डिक्टेटर का नाम दिया है ऑगस्टो पिंचो ऑफ चाइल्ड, नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, तो ये डिक्टेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं है। मोनार्कीज सच एज सऊदी अरेबिया में मोनार्की चलती है, जहां पर जो किंग है वो रूलर है। क्यों? क्योंकि दे आर बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में क्या हुआ है, पैदा हुए हैं। ओके, उनको इलेक्ट नहीं किया किसी ने। ओके, so these all are examples wherein there is no democracy exist. Okay, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर आपको डेमोक्रेसी आ जाए एग्जाम में तो आपने इस डेफिनेशन के साथ साथ ये 4 पॉइंट्स भी लिखकर आने हैं कि डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं। डेमोक्रेसी के हम डिटेल में जानेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। तो नंबर 1, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं रूलर्स के द्वारा और वो रूलर्स इलेक्टेड होने चाहिए बाय द पीपल। ओके, देखिए 2 पॉइंट कवर हो गए। मेजर डिसीजन कौन लेंगे? रूलर्स लेंगे। और वो रूलर्स को कौन इलेक्ट करेगा? हम लोग इलेक्ट करेंगे। ओके, अब हम यहाँ समझते हैं केस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में क्या होता है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, वो आर्मी का क्या था, चीफ था, हेड था। ही ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड टुक कंट्रोल ओवर द सिविलियन गवर्नमेंट। अब उसने क्या करा, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटली जो इलेक्शन के साथ एक गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, जहां इलेक्शन हुए थे, पूरे प्रॉपर लोगों ने वोट दी थी, तो उसने उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया, मतलब कि वहां से हटा दिया और कंट्रोल ले लिया ओवर द सिविलियन गवर्नमेंट। ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट क्या होती है, देखिए वर्ड्स का मीनिंग समझिए। यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट मतलब पावर टू गवर्न इज हेल्ड बाय नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स। यहाँ पर मतलब जो पावर टू गवर्न मतलब कि लोगों को गवर्न करने की पावर किसके हाथ में है? नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में है। ठीक है, मिलिट्री वाले लोगों के हाथ में नहीं, नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में है। एंड द मिलिट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिविलियन अथॉरिटीज। और मिलिट्री जो है और मिलिट्रीज जो है वो सिविलियन अथॉरिटीज के अंडर में चलती है, काम करती हैं। ओके, तो अब इसने क्या करा कि वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करा, ओवरथ्रू कर दिया, फेंक दिया, हटा दिया, साइड कर दिया और कंट्रोल ले लिया सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, कहने का मतलब ये मिलिट्री का जो हेड है परवेज मुशर्रफ, ये ही पूरा करता धरता बन गया पाकिस्तान का। ओके, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव जो है डिक्लेयर कर दिया एंड लेटर चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और इसने बाद में क्या करा, अपनी डेजिग्नेशन को चेंज करके अपने आप को क्या बना दिया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। ओके, इन 2002 ऑर्गेनाइज अ रेफरेंडम टू लेजिटिमाइज मतलब लीगलाइज करना किसी चीज को, हिज कंटिन्यूड रूल एज प्रेसिडेंट। ठीक है, और अब अपने जो उसने एज अ प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित कर दिया, अभी पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है, तो अपने रूल को लीगल ठहराने के लिए कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, उसने एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया 2002 में। रेफरेंडम का मतलब होता है जहां पर लोगों से पोलिंग ली जाती है कि मैं अब आपका क्या हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, येस और नो, आपको एक्सेप्ट है कि नहीं है। जहाँ पीपल डायरेक्टली क्या करते हैं, वोट देते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसने रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया और उसको भारी मात्रा में यस का जो है वो वोट मिला। ओके, लेकिन ये जो रेफरेंडम था ये बेस्ड था ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। ठीक है, इसमें बहुत सारे घोटाले किए थे उसने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों की सहमति थी उसको प्रेसिडेंट बनाने में। ओके, क्लियर। अब रेफरेंडम क्या होता है, सिटीजंस वोट डायरेक्टली टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्पेसिफिक प्रपोजल। ठीक है, कि सिटीजंस के सामने एक प्रपोजल रखा जाता है, अब उनको उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो उसके लिए एक पोलिंग येस और नो होता है, तो वो पोल देते हैं। इट इज कॉल्ड टू गैदर पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, ये किस लिए होता है, ताकि हमें पब्लिक की जो ओपिनियन है वो हम इकट्ठी कर पाए कि लोग क्या चाहते हैं। ओके, अब इन अगस्त 2002 अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब उसने पाकिस्तान के पावर को अपने हाथ में लेने के बाद अब उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या कर दिया, अमेंड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उसके अंदर चेंजेस लाने शुरू कर दिए बाय इशूइंग लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ओके,
नाउ प्रेसिडेंट, अभी इसने इशू करा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसके तहत अब प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल असेंबलीज, अब जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है नेशनल असेंबलीज को। ओके, वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अभी जो जितने भी सिविल कैबिनेट का जो काम है, ठीक है, जो मतलब कि कई लोग तो ऐसे है ना जो जनता के द्वारा चुन के आए हैं, तो कईयों को उनको भी मेंबर रखा हुआ है, तो उनके वर्क को कौन सुपरवाइज करेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन डोमिनेट करता है इसको? मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, कहने का मतलब अगेन परवेज मुशर्रफ मिलिट्री ऑफिसर ही तो है। ओके क्लियर, उसी के हाथ में सब कुछ तो है। ओके क्लियर। तो अब ये जो पाकिस्तान का केस है, क्या हम इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, हम इसको बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। ओके क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ओके, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है, जहां पर जो लोग सत्ता में है, पावर में है, उनका फ्यूचर में वो हार भी जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो कि वो हार भी सकते हैं। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल चाइना का। अब चाइना की जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कुनागो रेनमिन दाइबियो दवाई। ओके, जिसका क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये याद कर लो आप। ठीक है, जो चाइना की पार्लियामेंट के मेंबर्स है उनको हम क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, अब इलेक्टेड बाय पीपल आफ्टर एवरी 5 ईयर। अब ये कहने को तो जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं, प्रॉपर इलेक्शन हेल्ड होता है हर 5 साल के बाद, और इनके मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं। कहने का मतलब जनता इनको क्या करती है? वोट देती है। हैज पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट। अब इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास पावर है कि ये चाइना के प्रेसिडेंट को क्या करता है? अपॉइंट करता है। ठीक है, हैज नियरली 3000 मेंबर्स, इसमें करीब करीब 3000 के करीब मेंबर हैं, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। ठीक है, पूरे चाइना से वो इलेक्ट होकर आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अब बात ये है, जो 3000 मेंबर जो अलग अलग जगह से पूरे चाइना से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, अब मान लो किसी जगह से चाइना में ही किसी एक मेंबर को खड़े होना है, ठीक है, इलेक्शंस में, तो उसको सबसे पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर इस पार्टी ने हाँ किया, उसको ग्रीन चिट दी, तभी वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, अदरवाइज वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। ओनली इट्स मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ 8 स्मॉलर पार्टीज एसोसिएटेड विद इट आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही क्या है, वो चाइना के अंदर इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकती है, और जितनी भी 8 स्मॉल छोटी छोटी पार्टीज जो उसके साथ मिली हुई हैं, एसोसिएटेड हैं, सिर्फ वो ही अलाउड है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ओके, इसके अलावा और कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। ओके क्लियर। तो इसका मतलब अब चाहे ये जो छोटी छोटी पार्टी भी है, ये भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही क्या है? पार्ट है। ओके, तो जीत कर किसको आना है? हर बारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही जीत कर आना है। ओके क्लियर। तो यहाँ पर लोगों के सामने कोई चॉइस है ही नहीं। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट हम केस देखते हैं मैक्सिको का। तो हम चाइना में जो चल रहा है, ओके, तो इसको हम बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर केस चल रहा है मैक्सिको का। अब मैक्सिको को कब आजादी मिली? 1930 में। अब ये होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, ये हर 6 साल के बाद क्या करता है? इलेक्शन करवाता है। ठीक है, जहां पर ये अपने प्रेसिडेंट को क्या करता है? चुनता है। ओके, अब टिल 2000, ठीक है, 2000 तक, मतलब कि 1930 से लेकर 2000 तक पीआरआई पार्टी की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, याद रख लेना आपको, इज विनिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, 1930 से लेकर 2000 तक सिर्फ यही पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतते जा रही है। ऑपोजिशन पार्टीज कंटेस्टेड बट नेवर वन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टीज है नहीं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, लेकिन वो कभी जीतती ही नहीं। ओके, अब पीआरआई ऐसा क्यों? क्योंकि पीआरआई क्या यूज कर रहा है? डर्टी ट्रिक्स। ठीक है, क्या डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहा है? लाइक फोर्सिंग पीपल टू वोट फॉर पीआरआई। ठीक है, लोगों को फोर्स करना, जैसे स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को बोलना कि नहीं, आपको पीआरआई पार्टी को ही वोट करना है। ठीक है, शिफ्टिंग पोलिंग बूथ्स एट लास्ट मिनट। ठीक है, आपने लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ को ही क्या कर देना? शिफ्ट कर देना। तो कहने का मतलब ये सारी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, और हर बारी सत्ता उसी के हाथ में आ जाती है। तो इसका मतलब इन दोनों ही केसेस में यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास तो कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, एक ही पार्टी, और वो एक ही पार्टी हर बार क्या करते जा रही है? हर 5 साल के बाद जीतती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब चाइना में और मैक्सिको में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। कहने को डेमोक्रेसी है, सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवा देना ही डेमोक्रेसी नहीं होती। ठीक है, तो दिखाने को तो ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी है,
लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में डेमोक्रेसी नहीं है। ओके क्लियर। थर्ड इसका फीचर है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, अब क्या मतलब, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सफरेज भी बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इसका क्या मतलब होता है कि ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, मतलब कि जितने भी हमारे एडल्ट सिटीजन्स हैं, किसी भी जो एक देश में रहते हैं, जो उसके नागरिक हैं और वो जो अडल्ट हैं, उनको राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए रंग के ऊपर, धर्म के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ठीक है, जेंडर के ऊपर कि ये मेल है या फीमेल है तो फीमेल को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। ओके, अब क्या हम एग्जाम्पल देख रहे हैं सऊदी अरेबिया का। अब 2015 तक यहाँ पर तो औरतों को राइट टू वोट ही नहीं दिया गया। ओके, तो क्या यहाँ पर वन पर्सन वन वोट जो है एप्लीकेबल हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर औरतों को तो वोटिंग का हक ही नहीं है, उनको तो बाहर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एस्टोनिया का। अब एस्टोनिया में क्या है, पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी। अब यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं रशियन जो माइनॉरिटी में, मतलब कि संख्या में बहुत कम है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। अब वहां पर उनको वोटिंग का राइट ही नहीं मिलता। ठीक है, उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। ओके क्लियर। तो इसका मतलब रह तो वो रहे हैं उस कंट्री में, लेकिन उनको वहां पर वोटिंग हक नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल फिजी का। अब फिजी में दो तरीके के फिजियंस रहते हैं, एक तो इंडिजीनियस फिजीज एंड नेक्स्ट इंडियन फिजी। इंडिजीनियस फिजी होती है जो नेटिव है वहीं के, कहने का मतलब उनके जो दादा परदादा हैं वो फिजी ही थे। ठीक है, फिजी के ही रहने वाले थे, फिजी के ही नेटिव्स थे। लेकिन इंडियन फिजी कौन हो गए, whose ancestors are brought to फिजी एज इंडेंजर्ड लेबर ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, वो आपने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पढ़ा था ना, तो जब ब्रिटिशर्स का राज था तो कई इंडियंस को ले जाते थे ना वर्क करने के लिए। ठीक है, प्लांटेशन में काम करने के लिए उनको ले जाया जाता था बंधुआ मजदूर बना के। अब जो इंडियंस वहां पर, अब ऐसे इंडियन फिजी बोलेंगे तो जिनके एंसेस्टर्स जो थे वो वहां जाके सेटल हो गए। ओके क्लियर। और उनकी वहां पर किसी फिजी के साथ मान लो शादी हो गई, तो उनके जो आगे बच्चे हुए तो वो इंडियन फिजी कहलाएंगे। ओके क्लियर। तो यहाँ पर इंडिजीनियस फिजी जो है उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू इंडियन फिजी की। तो अगेन यहाँ पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू मतलब सबके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा डेमोक्रेसी का, कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या कहने का मतलब, रूल ऑफ लॉ मतलब कि जो संविधान में लिखा है, ठीक है, वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संविधान को अपने अकॉर्डिंगली अमेंड कर दो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली रूल बनाते जाओ। तो अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल जिम्बाब्वे का। अब जिम्बाब्वे जो है कब आजाद हुआ, 1980 में, फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी। ओके, माइनॉरिटी में थे व्हाइट, लेकिन उन्हीं का दबदबा था वहां पे जिम्बाब्वे में। अब वहां पर एक पार्टी उभर कर आती है जानू पीएफ। ठीक है, लेड फ्रीडम स्ट्रगल एंड रूल्ड बाय इट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जानू पीएफ एक पार्टी निकल कर आती है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल चलाया। ओके, और अब जब आजादी मिल गई जिम्बाब्वे को, तो यही पार्टी जो है वो रूल कर रही है जिम्बाब्वे पर। अब इसके लीडर कौन थे, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, और यही उनके क्या बने, प्रेसिडेंट बने। यूज डर्टी ट्रिक्स और वायलेंस। ठीक है, तो अभी तक जो है ये जो बहुत लंबे समय तक 1980 के बाद, तो यही पार्टी जो है वो कंटिन्यूएशन में है, रूल में है। ओके, क्यों? क्योंकि जो इनके लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे, जो प्रेसिडेंट है जिम्बाब्वे के बने, वो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसी डर्टी ट्रिक्स, जैसे कि वायलेंस। ठीक है, वायलेंस करना जो इनके खिलाफ है, ठीक है, उसकी आवाज को दबा देना, ठीक है, मारपीट करके। हरासमेंट ऑफ द ओपोजिशन पॉलिटिशियन वर्कर्स एंड जर्नलिस्ट। ठीक है, जो ओपोजिशन में पॉलिटिशियंस हैं उनको हरास करना, जितने जर्नलिस्ट हैं उनको हरास करना। प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट जो है वहां पर इलीगल है, मतलब कि आप प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ओके, गवर्नमेंट डज नॉट कंसीडर कोर्ट जजमेंट्स। और इन्होंने तो अपनी हद ही पार कर दी कि जानू पीएफ जो है वो अपने आगे कोर्ट जजमेंट्स को भी क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, कि मेरे आगे तो कोर्ट की जजमेंट्स भी कुछ नहीं है। ओके क्लियर। नो रूल ऑफ लॉ, तो कहने का मतलब जब वो कानून को ही नहीं पालन कर रहे, कानून को ही नहीं मान रहे, तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। एंड सिटीजन्स राइट आर नॉट रिस्पेक्टेड, जब वो कानून के जो नियम बने हुए हैं उसी को फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनका भी उल्लंघन होगा, उनको जो राइट्स मिलने चाहिए वो फॉलो नहीं होंगे। ओके,
अब रॉबर्ट मुगाबे इस सब के चलते फोर्स्ड आउट इन 2017। अब इनको 2017 में क्या कर दिया गया, निकाल बाहर फेंका गया। ओके, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। तो अब यही है, क्योंकि अब इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे डेमोक्रेसी? क्योंकि यहाँ पर कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जो किसके अकॉर्डिंगली रूल करती है, रूल सेट लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कि जो संविधान में लॉ लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंगली रूल करती है। ये नहीं अपने हिसाब से कोर्ट जजमेंट्स को ही आप नलिफाई कर रहे हो, उसी को इग्नोर कर रहे हो कि मेरे आगे तो कोर्ट भी कुछ नहीं है क्योंकि अब मैं सत्ता में आ चुका हूँ। तो ऐसा नहीं होता, और सिटीजन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। वो ही सही मायने में क्या होती है, डेमोक्रेसी। तो कहने का मतलब जिम्बाब्वे में भी क्या था, डेमोक्रेसी नहीं एप्लीकेबल। ओके, क्लियर। तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, जहां पर जो गवर्नमेंट रूल करती है उसके जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड बाय क्या होते हैं, पीपल होते हैं। अब इतना ही काफी नहीं है, आपको ये चारों फीचर्स भी लिखने हैं। अब जो वो रूलर्स हैं वो इलेक्ट किए जाने चाहिए बाय द पीपल, और वो रूलर्स ही मेजर डिसीजंस लेंगे। ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए जहां पर जो लोग जीत रहे हैं, जो भी पावर में हैं, दे मस्ट हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, वो फ्यूचर में हार भी पाए, ये नहीं कि कंटिन्यूशन में वही जो है सत्ता में आते जा रहे हैं बार बार। सबके हर एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसमें लॉ लिखे हुए हैं, जो नियम है उनका पालन होना चाहिए, और सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करना। ओके, सो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब जैसे कई लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के खिलाफ होते हैं और कई लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के फेवर में होते हैं। तो अब हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ। अब क्या बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में क्या रहती है, इनस्टेबिलिटी एंड इनएफिशिएंसी। कैसे? लीडर्स कीप चेंजिंग देयरफॉर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद लीडर्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण लॉन्ग टर्म प्लान्स को इंप्लीमेंट कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है, जिसके कारण इनएफिशिएंसी जो है वो सिस्टम में रहती है। नेक्स्ट, स्लो डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन बहुत स्लोली लिए जाते हैं। किस तरीके से, मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड विच लेड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब उस कंसल्टेशन में इतना टाइम लग जाता है कि डिसीजन को लेने में काफी समय लगता है। ओके, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ठीक है, डेमोक्रेसी किसके बारे में, पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में और पावर प्ले के बारे में। ठीक है, जिसके पास पैसा है, ठीक है, वही ना, पैसा फेंक तमाशा देख। ओके, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ठीक है, यहाँ पर मोरालिटी मतलब मॉरल इंसान क्या होता है, जो सिद्धांतों के हिसाब से चले, तो यहाँ पर मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सब जीतने के पीछे, सब कुर्सी के पीछे है यहाँ पे। ओके, पुअर डिसीजंस मतलब elected officials while representing the will of people may not always possess the necessary knowledge or expertise to take decisions on complex issues। अब कहने का मतलब पुअर डिसीजंस किस तरीके से, अब मान लो जनता ने वोट दे दिया, ठीक है, और अपना नेता जो है चुन लिया। अब वो जो नेता है, ठीक है, अब मान लो उसको कृषि विभाग का जो है हेड बना दिया गया। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उसको हेड बना दिया, दो उसको कोई नॉलेज है ही नहीं, चाहता तो है वो जनता के हित में काम करना, लेकिन उसको उस डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज ही नहीं है, उसके पास कोई एक्सपर्टाइज ही नहीं है, जिसके कारण जो भी वो डिसीजन लेगा वो डिसीजन क्या निकल कर आएंगे, पुअर डिसीजंस होंगे। ओके, नेक्स्ट, मेजॉरिटी डोमिनेशन। अब क्या होता है, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट विल ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी किसकी विल को रिप्रेजेंट करता है, मेजॉरिटी की। मतलब कि एक देश में जो ज्यादातर नागरिक चाह रहे हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो चाह रहे हैं वो ही होना चाहिए, गवर्नमेंट को वही करना चाहिए। देयर इज अ रिस्क दैट मेजोरिटी कैन सप्रेस द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। लेकिन अब मान लो हम जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में, जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और कई सारे माइनॉरिटीज ग्रुप है, ठीक है, जो संख्या में क्या है, कई रिलीजन जो है जो संख्या में कम है। ठीक है, अब मान लो कोई किसी चीज के ऊपर वोट होता है, ठीक है, अब ज्यादातर मेजोरिटी, क्योंकि एक पॉपुलेशन है तो ज्यादातर तो उन्हीं की वोट यस होकर निकल कर आएगी। तो इस बीच में ये चांसेस हो सकता है कि माइनॉरिटी ग्रुप वैसा ना चाह रहे हो कि वो डिसीजन लिया जाए, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जो है वो सप्रेस कर सकती है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को। ओके, क्लियर। पीपल आर इग्नोरेंट। और लास्ट पॉइंट, डू नॉट नो व्हाट इज राइट और गुड फॉर देम। ठीक है, जो हम लोग जो हैं, जनता जनार्दन है जो वोट देने के लिए जाती है,
तो उन्हीं को खुद ही नहीं पता उनके लिए सही कौन है और गलत कौन है। ठीक है, बस हमें पता कि हमारे पास राइट टू वोट है और हम अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल हमें करना है, वोट देकर आना है। किसको देना है कोई बात नहीं, हमने बस अपना वोट जो है उसको एक्सरसाइज कर लिया राइट को, बाकी जिस मर्जी को वोट दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा है बुरा है तो लोग ही इग्नोरेंट है। ओके, तो ऑल दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब और डेमोक्रेसी के हित में क्या क्या चीजें हैं। नंबर वन, अकाउंटेबिलिटी। Elected officials are responsible to the citizens who voted for them. They need to be responsive to the needs and concerns of people or they risk not being re-elected. अब क्या है अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना अपने आप को। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू पीपल। ठीक है, अकाउंटेबल टू पीपल मतलब उनको लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जितने भी लोग इलेक्ट होकर आए हैं। ठीक है, हम लोगों ने उनको वोट दिया है, कल को वो हमारे लिए जो हम जनता चाहते हैं हमारे नीड्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वैसा काम नहीं करते हैं, तो उनको रिस्क है कि वो फिर 5 साल के बाद इलेक्शन तो होंगे ही, तो उनको फिर दोबारा जनता मौका नहीं देगी। ओके, और वो हमारे लिए जवाब दे हैं। ठीक है, मतलब हम जनता उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या किया हमारे लिए। ठीक है, तो यही है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजंस हु वोटेड फॉर देम। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। अब ये कहा जाता है, यहाँ पर बोला था स्लो डिसीजन होते हैं, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है डिसीजन मेकिंग स्लो हो, लेकिन वो जो डिसीजन निकल कर आएगा उसकी जो क्वालिटी होगी दैट इज मच इम्प्रूव। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का डिसीजन निकल कर सामने आएगा। ओके, तो कंसल्टेशन, डिस्कशन एंड डिबेट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग हैस्टी एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। हैस्टी मतलब जो जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं, और इररिस्पॉन्सिबल मतलब आप समझ गए जिसका परिणाम अच्छा ना हो। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इम्प्रूव्ड। सेल्फ करेक्शन, सेल्फ करेक्शन मतलब डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। कैसे, अब मान लो जनता ने किसी एक पार्टी को वोट दिया और वो सत्ता में भी आ गई, लेकिन अब पार्टी जो है वो जनता के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही, जनता जो है उनसे ना खुश है, तो 100% चांसेस है कि 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे वो कितनी देर तक अपनी मनमानी कर लेगी। 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो वो जो लोग हैं वो अपनी मिस्टेक को कहीं ना कहीं सुधार ही लेंगे, उस सरकार को दोबारा से वापस आने का मौका नहीं देंगे। ओके, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस लेड टू कन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि अब हमारी इंडिया क्या है, इतने इतने अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों की ओपिनियंस के चलते क्या हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जरूरी नहीं है आपस में तालमेल बैठ पाए। ठीक है, तो ये लिखा है डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, ओपिनियंस में डिफरेंसेस के कारण लेड टू कन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाती है, लड़ाइयां हो जाती हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, ये सब पॉसिबल है किस कंट्री में, इंडिया में, वेयर पीपल आर हैविंग डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन, दो थ्रू डिस्कशन डेमोक्रेसी कैन एड्रेस दीज डिफरेंसेस। ठीक है, तो डिस्कशन करके, बातचीत करके इन डिफरेंसेस को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, इन कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, एनहेंस्ड डिग्निटी। अब क्या मतलब यहाँ पर, ऑल सिटीजंस हैव राइट टू वोट एंड देयर वोट कैरी इक्वल वैल्यू, दिस एनहेंसेस डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग सिटीजंस। ठीक है, अब क्योंकि इतनी सारी जनता है, सभी के पास एक वोट है, सबकी वोट की वैल्यू सेम है, तो लोगों के अंदर एक डिग्निटी मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है कि नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरे वोट की भी कोई क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि इससे लोगों के अंदर क्या होती है, डिग्निटी इनहैंस होती है। ओके, क्लियर। सो यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, दैट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ हम डेमोक्रेसी को थोड़ा और ब्रॉड में समझे तो हम क्या समझेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ पर रेज हो गया है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लीजिए। इस कॉमन इन लार्ज कंट्रीज। ठीक है, ये ज्यादातर लार्ज कंट्रीज में देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब सभी लोगों को एक जगह एक समय पर इकट्ठा तो नहीं किया जा सकता ना डायरेक्ट डिस्कशन के लिए। ओके, ये पॉसिबल भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या चलती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है, वेयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजंस इन डिसीजन मेकिंग इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, हमारी कंट्री में पूरे लोगों का एक बार उनको बोल दे कि हाँ इस जगह पर इकट्ठे हो जाना, ये इस चीज पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके,
Therefore, elections are held wherein citizens elect representatives to make decisions on their behalf. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे देश में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब नेता खड़े होते हैं, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। सबके मोहल्लों में से क्या होता है, एक नेता उभर कर आता है ना, सबको पता होता है कि हमारे मोहल्ले, हमारे जो वार्ड का नेता ये है, ठीक है, वो हमारे लोगों के बेसिस पे क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, ओके क्लियर। तो उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, पावरफुल एंड नॉन पावरफुल पीपल शुड हैव द सेम रोल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, पावर और नॉन पावरफुल सिटीजन्स का क्या है, सेम रोल है डिसीजन मेकिंग में। ओके क्लियर। डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। ठीक है, अब जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होंगे इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। मतलब कि जो लोग, मतलब कि हम लोग जो है ना, जो डिसीजन सरकार लेगी, हम उस डिसीजन से क्या होंगे, प्रभावित होंगे, तो वो डिसीजन हमारी सहमति से ही, ठीक है, लिए जाएंगे। ओके क्लियर। कंपेयरिंग डेमोक्रेसी, अब यहाँ पर कुछ आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर डेमोक्रेसी को कंपेयर किया जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, जहाँ पर चाइना में क्या आया था, एक फेमाइन आया था 1958 और 61 में। फेमाइन मतलब भूखमरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो मैनी पीपल डाइड, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वहां पर मर जाते हैं चाइना में। ओके, अब 3 करोड़ के करीब। ओके, लेकिन जब इंडिया ने इसी सेम सिचुएशन को डील किया डिफरेंटली, ठीक है, फूड स्कैर्सिटी को अलग तरीके से डील किया, और क्या दिया, क्या देखा गया कि इंडिया में इतना जो है डिजास्टर, ठीक है, इतने लोग जो है नहीं मरे इन कंपैरिजन टू चाइना। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इंडिया में क्या थी, डेमोक्रेसी थी। ठीक है, डेमोक्रेसी के चलते यहाँ पर फ्री प्रेस था। फ्री प्रेस मतलब क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, अगर इतने लोग मरेंगे किसी चीज के चलते, तो दूसरी जो पार्टी है वो क्वेश्चन तो खड़े करेगी कि सरकार ने इस चीज के लिए पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की। ओके, तो फ्री प्रेस है यहाँ पर, ठीक है, प्रेस में समाचार में सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, ओपोजिशन पार्टी है, अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट। अब ये जो सरकार है ये अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट है। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता चाइना की तरह, तो वो जो सरकार है वो अगली बार पूरे चांसेस हैं कि अगली बार वो सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आएगी। ओके क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाती हूँ एक बारी, आप एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके क्लियर। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।